Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो स्पोर्ट इन ह्यूमंस वाला टॉपिक था उसको आखिरी एंड करना है और डिस्कस करना है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन कि एक हड्डी जब टूट जाती है वो किस तरह रिपेयर होती है। सबसे पहले देखना ये है कि ब्रोकन बोन की हड्डी टूटती कैसे है, उसके काजेज क्या है। हमारे पास जितनी भी बोन्स हैं उसके बारे में कहा जाता है दे आर द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। और हार्ड चीज़ की प्रॉपर्टी ये है कि आमतौर पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा आने की वजह से वो टूट जाती है। जो सॉफ्ट चीज़ होती है वो आमतौर पे मुड़ जाती है अगर कोई चीज़ उससे आगे टकराए, लेकिन जो हार्ड चीज़ होती है वो आमतौर पे टूट जाती है। तो यही बात है कि डिस्पाइट द रिमार्केबल स्ट्रेंथ, चूँकि हड्डी बहुत ज़्यादा हार्ड है, आसानी से ये नहीं कि कोई थोड़ी सी चीज़ टकराएगी वो टूट जाएगी। हालांकि ये बहुत मजबूत हड्डी होती है, लेकिन इसके बावजूद जब बहुत बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत तेज़ी से कोई चीज़ आके टकराती है उस हड्डी के साथ, तो बोन्स में ब्रेक, हड्डी टूट सकती है। आमतौर पे जवानी में जो हड्डी टूटने के मुख्तलिफ़ किस्म के इंसिडेंट्स सामने आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाक़यात आते हैं, उनमें सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हड्डी उस वक्त टूटती है, फ्रैक्चर का मतलब है कि हड्डी का टूट जाना, जब किसी भी शख्स को चोट लगती है, ट्रामा कहते हैं चोट को, और ये चोट हड्डी को मोड़ भी सकती है, ट्विस्ट भी कर सकती है, और ये चोट हड्डी को तोड़ भी सकती है। अब ये काम चोट कैसे लगेगी, जैसे आमतौर पे जो हमारे सोसाइटी में होता है ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, कोई गाड़ी से टकरा गया, कोई मोटरसाइकिल से गिर गया, या आप कह सकते कोई बस से टकरा गया, ये जो ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स होते हैं, या स्पोर्ट्स इंजरी, ठीक है। तो ये आमतौर पे दो बड़े काजेज हैं जिनकी वजह से चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसी चोट की वजह से हड्डी टूट भी सकती है, हड्डी ट्विस्ट भी कर सकती है। लेकिन बुढ़ापे में चूँकि हड्डी कमज़ोर हो चुकी होती है, फिर इवन थोड़ा सा भी मूवमेंट करने से भी बाद दफ़ा फ्रैक्चर हो सकता है। आपने देखा होगा, अक्सर बूढ़े लोगों के बारे में ये वाक़या सुने होंगे कि वो वॉशरूम में, ठीक है, और पाँव स्लिप हुआ और उसकी हड्डी टूट गई, वो बेड से गिरा और उसकी हड्डी टूट गई। हालांकि जवानी में भी गिरने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा हो रहा होता है, लेकिन उस वक्त फ्रैक्चर होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यही बात लिखी कि ड्यूरिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे में बोन्स बिकम वीक, चूँकि हड्डी कमज़ोर हो चुकी होती है, एंड थिन, बारीक हो चुकी होती है। हैंस फ्रैक्चर्स, इस वजह से टूटने के जो वाक़यात हैं मोर फ्रीक्वेंटली, वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, बकसरत हो रहे होते हैं। जब हड्डी टूट जाए तो फिर उसका इलाज हम कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। 4 स्टेप हैं जिनके ज़रिए से ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने रिडक्शन करेंगे, फिर रीअलाइनमेंट, फिर उसके बाद इमोबिलाइजेशन, फिर हीलिंग का प्रोसेस। उसके बाद सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ रिडक्शन, गिव इट्स टाइप्स। रिडक्शन क्या है और इसकी टाइप्स क्या। बेसिकली आमतौर पे रिडक्शन का इंग्लिश में तो मतलब ये रिड्यूस होना, किसी चीज़ का कम हो जाना। केमिस्ट्री में इसका डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन आज हम बात करते हैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिडक्शन का क्या मतलब है। ख़ासतौर पे एनाटॉमिकल रिडक्शन इसको हम कहेंगे। बेसिकली ये वर्ड दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, रीड्यूसर से निकला है। री का मतलब बैक, ड्यूसर का मतलब ब्रिंग। किसी भी चीज़ को अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस लेके आना, ये रिडक्शन कहलाता है। इसका लफ्ज़ी मतलब ये है। तो एनाटॉमिकल रिडक्शन क्या होगी, हड्डी ख़ास तौर पे स्केलेटन के हवाले से रिडक्शन क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोन्स है, बाई चांस इस जगह आके कोई चीज़ टकराई, चोट लगी और बोन्स के एंड सेपरेट हो गए, एक दूसरे से अलहदा हो गए। अब इन दोनों एंड्स को दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस लेके आना, ये रिडक्शन कहलाता है। ये बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा, रिडक्शन कहलाए। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे। रिडक्शन इज द एक्शन, एक ऐसा काम है बाय रिस्टोरिंग, जिसमें एक चीज को वापस लाया जाता है, रिस्टोर किया जाता है। किस चीज को, डिसलोकेशन, हड्डी अपनी जगह से हिल जाए, ठीक है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि ये वाले जो पोर्शन है, खास तौर पे ये बाज़ दफ़ा थोड़ा सा अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं। डिसलोकेशन का मतलब होता है अपनी जगह से किसी चीज़ का हट जाना, या फ्रैक्चर, या हड्डी टूट जाए। तो किसी हड्डी के टूटने के बाद या उस हड्डी को अपनी जगह से हटने के बाद उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आना,
रिटर्निंग द इफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो किसी भी फ्रैक्चर और डिसलोकेशन को ठीक करना, कैसे ठीक करेंगे, जो इफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी है उसको अपनी पोजीशन पर वापस लेके आएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन आगे दो तरह से पॉसिबल है, एक को हम कहते हैं क्लोज रिडक्शन, एक को हम कहते हैं ओपन रिडक्शन। बाद दफ़ा ये होता है कि जब डॉक्टर एक्सरे करता है तो उसको नज़र आ रहा होता है कि शायद हड्डी के एंड्स टूट के बिल्कुल साथ साथ पड़े हैं। जब एक्सरेज वगैरह से रिजल्ट सामने आते हैं तो फिर वो क्या करता है कि इस पार्ट्स को क्या करता है, अपने हाथ के ज़रिए से वापस अपनी पोजीशन पे ले आता है। हालांकि ऊपर की स्किन कोई डैमेज नहीं हुई होती, अंदर यानी इसका अंदरूनी ज़ख़म होता है, उसको हम कहेंगे ये इंटरनल जो हमारा ज़ख़म है वो है, तो वो अपने हाथ के ज़रिए से इन एंड्स को आपस में अपनी पोजीशन पे ले आता है। तो इसमें कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं करता, बस डॉक्टर आप उस, ये जाहिर बात है एक्सपीरियंस डॉक्टर ही ये काम करेगा कि किस जगह कितनी पोजीशन पे उसको दोबारा वापस लेके आना है, तो अपने हाथ के ज़रिए से उसको अपनी पोजीशन पे वापस लेके आता है। तो इसको हम कहेंगे क्लोज रिडक्शन, जिसमें हाथ या बाजू या टांग जो भी चीज़ है वो वैसे बंद ही है, उसको बंद होते ही आप कह सकते हैं उसको ठीक करना है। लेकिन ओपन रिडक्शन में क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हड्डी को इतनी ज़बरदस्त चोट लगती है कि दरमियानी जो हड्डी है वो चूरा चूरा हो जाता है। अब इस तरह दरमियान में गैप आ जाता है। अब इन दोनों गैप को फिर किसी रॉड के ज़रिए से, किसी वायर्स के ज़रिए से या किसी पिंस के ज़रिए से मिलाया जाता है। तो इस तरह हमारे पास लेकिन अब किसी रॉड या पिंस या वायर के ज़रिए से मिलाने के लिए आमतौर पे उस जगह को ओपन करना पड़ता है। तो सर्जरी के ज़रिए से उस जगह को ओपन किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है और फिर हड्डी को उन रॉड्स के ज़रिए से, पिन के ज़रिए से या फिर वायर्स के ज़रिए से मिला दिया जाता है। बाद में फिर हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो क्लोज रिडक्शन बोन एंड इज कोएक्स। कोएक्स का मतलब है कि अपनी पोजीशन पर वापस आना, एक ही एक्सिस में आ जाना। अगर तो हड्डी इस तरह टूट जाए तो डिफरेंट एक्सिस में चली गई, इसके एक ही एक्सिस पे वापस आना, इसको हम कहते हैं कोएक्स। तो बोन एंड इज कोएक्स बैक टू नॉर्मल पोजीशन बाय फिजिशियन हैंड। ओपन रिडक्शन क्या है कि इसमें सर्जरीज परफॉर्म, ऑपरेशन किया जाता है एंड बोन्स एंड आर सिक्योर्ड टुगेदर। दोनों एंड्स को जो एक दूसरे से काफी दूर हो गए थे उन दोनों को फिर किसी वायर के जरिए से मिला दिया जाता है, फिर इसके ऊपर बोन्स बनने का प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। तो आमतौर पे ये रॉड वगैरह अंदर ही रहता है और बाज़ दफ़ा ये पेशेंट के लिए थोड़ा सा तकलीफ दे भी रहता है सारी ज़िंदगी। तो सर्जरीज परफॉर्म, इसमें ऑपरेशन किया जाता है। ओपन लफ्ज़ी मतलब है कि किसी चीज़ को ओपन करना, ऑपरेशन के ज़रिए से बॉडी के पार्ट को ओपन किया जाता है। बोन एंड आर सिक्योर्ड, फिर बोन के एंड्स को सिक्योर किया जाता है बाय पिंस एंड वायर्स, पिन के ज़रिए से और वायर्स के ज़रिए से। उसके बाद जब हड्डी अपनी जगह पे वापस आ जाती है, इसको हम कहते हैं रीअलाइनमेंट। यानी आप कह सकते हैं कि रिडक्शन होने के बाद बोन्स अपनी तरतीब में वापस आ गए, रीअलाइन हो। फिर उस जगह को इमोबिलाइज कर दिया जाता है कि वो जगह हरकत ना करे। उसकी वजह ये है, जब तक चीज़, ये तो एक नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन है, हमने किसी दो चीज़ों के दरमियान में कोई ग्लू लगाई, उसके बाद अगर वो मूव करती रही तो वो कभी भी नहीं जुड़ेंगे। तो हम आमतौर पे अगर किसी दो चीज़ों को जोड़ना है तो उनको इमोबिलाइज करना पड़ता है कि वो हरकत ना करें, ताकि उसके अंदर जो बॉन्डिंग होनी है वो स्ट्रांगली हो। तो इसी वजह से हड्डी उस वक्त ही हील अप होगी जब उसको उस जगह को इमोबिलाइज किया जाए। अब इमोबिलाइज करने के दो तरीके हैं, या तो उसके ऊपर कोई सांचा से चढ़ा दें, कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा बाजू के ऊपर एक या टांग के ऊपर एक सांचा से लिपटा होता है, ठीक है, वो भी उस हड्डी को, उस जगह को मूव नहीं होने देते। या अक्सर आपने देखा होगा कि टांगों को ऊपर की तरफ बांधा हुआ होता है किसी भी जगह के साथ, इसको हम कहते हैं ट्रैक्शन, कि किसी रस्सी के ज़रिए से उस चीज़ को बांध देना। तो बहरहाल ट्रैक्शन हो या कास्ट सांचा हो, इन दोनों के ज़रिए से जो रिड्यूस बोन है, रिड्यूस का मतलब है जो अपनी पोजीशन पर वापस आ चुकी हैं, ठीक है, चाहे वो आई है बाय फिजिशियन हैंड क्लोज रिडक्शन के ज़रिए से, चाहे वो आई है ओपन रिडक्शन सर्जरी के ज़रिए से, पिन और वायर के ज़रिए से, तो उनको इमोबिलाइज किया जाता है कास्ट एक सांचे के ज़रिए से या बाय ट्रैक्शन किसी रस्सी वगैरह के ज़रिए से उसको जकड़ दिया जाता है, टू अलाउ हीलिंग प्रोसेस
टू बिगन, फिर उनमें हीलिंग के प्रोसेस को शुरू होने दिया जाता है। बॉडी फिर खुद इसको हील अप करती है, लेकिन चीज़ मूव करेगी तो रिकवरी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जैसे यहाँ बात भी लिखी हुई, आमतौर पे हीलिंग टाइम अगर देखा जाए किसी भी बोन के रिपेयर होने का, वो तकरीबन 8 से 12 हफ्ते होता है, 8 to 12 वीक्स, मे बी लॉन्गर, लेकिन इससे भी बढ़ सकता है। किसके लिए? फॉर वेट बियरिंग, जैसे टांगों के लिए। अब टांगों पर हर वक्त बॉडी का वजन आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह बाज़ दफ़ा बाजुओं के ऊपर भी इसने भी बॉडी के काफ़ी सारे वजन को उठाना होते हैं। तो ये जो हड्डियाँ हैं जिन पे ज़्यादा वजन आने के चांसेस, उनमें टांगे सबसे सरे फहरिस्त हैं, तो उनके मूवमेंट के चांसेस चूँकि बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उनके अंदर रिकवरी, उनके अंदर आप कह सकते हैं कि हीलिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। आमतौर पे ख़ास तौर पे टांगों की हड्डियों में तो बड़ी केयर करनी पड़ती है। इसमें तो बाद दफ़ा जो जोड़ लगता है वो बाद दफ़ा टेढ़ा लग जाता है, ख़ास तौर पे टांगों की और बाजुओं की जब हम बात करते हैं। तो फॉर वेट बियरिंग बोन, या फिर उन लोगों की हड्डियाँ बहुत स्लोली रिकवर होती हैं या रिपेयर होती हैं जो बूढ़े लोग होते हैं। वजह क्या? जब बुढ़ापा आता है तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, जो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट बोन्स को पहुंचने चाहिए थे ताकि वो उसको रिपेयर कर सके, उसको सही तरह बना सके, वो नहीं मिल रहे होते। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि उनमें हड्डी बनने का जो प्रोसेस वो थोड़ा सा स्लो होता है बनिस्बत बाकी यानी लोगों के। जवानी के अंदर बचपन में सबसे ज़्यादा जल्दी रिकवर होते हैं। जो एज बढ़ रही होती है तो हड्डी की रिपेयर होने के चांसेस क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं। उसके बाद हड्डी रिपेयर कैसे होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एक बोन है, फेजेस ऑफ बोन रिपेयर, के बोन एक रिपेयर अपने आप को कैसे करती है। ये एक बोन है, तो सबसे पहले जब यहाँ चोट लगती है तो यहाँ जो मौजूद ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल है, वो फटना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है। और ब्लड लीक होके यहाँ आपको पता है कि जो ही हमारी ब्लड वेसल फटती है, ब्लड वेसल से बाहर आता है तो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट उसी वक्त होता है जब ब्लड वेसल से बाहर आता है, ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ कि ब्लड क्लॉटेड हो गया है। तो हीमाटोमा फॉर्मेशन में व्हेन बोन ब्रेक्स, कि जब हीमाटोमा बेसिकली कहते किसको हैं? हीमाटोमा का लफ्ज़ी मतलब क्या है? सबसे पहले हीमा ये ब्लड से रिलेटेड है। जब भी वर्ड हीमा आए तो हमेशा किससे रिलेटेड होता है? ब्लड। टोमा आमतौर पे डाइसेक्शन या कटिंग को कहा जाता है। तो हीमाटोमा का लफ्ज़ी मतलब क्या बनेगा कि अगर कहीं कट लग जाए और वहाँ ब्लड क्लॉट कर जाए तो ये हीमाटोमा कहलाता है। तो सबसे पहला स्टेप रिपेयर ऑफ बोन में वो हीमाटोमा फॉर्मेशन है। इसमें बेसिकली होता क्या है? जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक बोन है, इस बोन के अंदर अगर ये हड्डी यहाँ से टूट जाती है तो इस बोन में मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं वो फटना शुरू हो जाती है ऐसे, और फटने की वजह से यहाँ ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है। और हमारी बॉडी की ये नेचर है कि जहाँ भी ब्लड लीक होना शुरू हो तो वहाँ क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। और क्लॉटिंग के बाद जो जमा हुआ खून होता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं हीमाटोमा। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो क्लॉटेड मैस ऑफ ब्लड होगा, तो वो जो क्लॉटेड मैस ऑफ ब्लड है वो हीमाटोमा कहलाती है। तो पहला स्टेप ये है कि जब हड्डी टूटी, ब्लड वेसल फटी, ब्लड वेसल के फटने से जो ब्लड लीक होना शुरू हुआ तो बॉडी ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ ब्लड क्लॉट करवा देती है। वो जो क्लॉटेड मैस है वो हीमाटोमा कहलाती है। तो पहला स्टेप है कि हीमाटोमा फॉर्मेशन होगा। और जब हीमाटोमा बन जाता है तो वहाँ ब्लड सप्लाई आमतौर पे रुक जाती है। और जब ब्लड सप्लाई रुकती है तो जो उस एरिया के सेल्स हैं उनको खुराक ना मिलने की वजह से उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है और वो जगह सूजना शुरू हो जाती है, वो जगह इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो स्वोलन हो जाती है, वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ी निशानी ये है, बाद दफ़ा ये होता है कि जब कोई चोट लगती है किसी भी बाजू में या हाथ में या फिर किसी टांग वगैरह जहाँ हड्डी मौजूद है,
जहाँ बोन मौजूद है। बाद दफ़ा बाहर से कुछ नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन दर्द चूँकि उस जगह हो रहा होता है और बाद दफ़ा वो जगह सूजना शुरू कर देती है। तो अगर हम डॉक्टर को दिखाएं कि यहाँ बहुत शदीद दर्द हो रहा है, और दर्द किस वजह से कि मैं फ़लाँ दिन किसी जैसे कोई बाइक से गिर जाए, और तो बज़ाहिर ऊपर कोई ज़ख़म नहीं होता, लेकिन अंदर जब जगह वो सूजती है और वहाँ दर्द हो रहा होता है, फिर डॉक्टर फ़ौरन रिकमेंड करते हैं इस जगह के एक्सरे करें, लगता है ऐसा फ्रैक्चर है। तो फ्रैक्चर साइट के ऊपर जगह का सूजना, इन्फ्लेम होना, स्वोलन होना और दर्द करना एक नॉर्मल सी बातें हैं। तो यही सारी चीज़ें, ये यानी आप ये समझ लें कि ये आमतौर पे जब हड्डी टूटती है तो ये बेसिकली वो सिम्टम्स हैं, वो अलामात हैं जो बता रहे होते हैं कि हड्डी में फ्रैक्चर हो चुका है। तो व्हेन बोन ब्रोक, कि जब हड्डी टूटती है, ब्लड वेसल इन द बोन इटसेल्फ, कि ब्लड वेसल हड्डी के अंदर और हड्डी के करीब करीब, जैसे बाद दफ़ा स्किन वगैरह के अंदर, तो वो फटना शुरू हो जाती हैं। और टॉर्न का मतलब है फटना, रिजल्टिंग इन हेमरेज। हेमरेज कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग को, कि अगर बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है और उस डैमेज की वजह से अंदर की तरफ ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम कहते हैं ये हेमरेज है। जैसे ब्रेन के अंदर अगर कोई ब्लड वेसल फट जाए तो आमतौर पे हम कहते हैं इसको ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो ये जो ज़्यादातर वर्ड मशहूर यानी हमारी सोसाइटी में नाम लिए जाते हैं कि फ़लाँ शख्स को ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो बेसिकली किसी भी इंटरनल ब्लड वेसल का फटना और इंटरनल जो ब्लीडिंग है उसको हम आमतौर पे हेमरेज कहते हैं। एज ए रिजल्ट, और जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, हीमाटोमा फॉर्मेशन, तो वहाँ ब्लड जमना शुरू हो जाता है। एट द फ्रैक्चर साइट इज फोम, बोन सेल डिप्राइव्ड ऑफ, और फिर जब ब्लड क्लॉट करता है तो वहाँ ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो बोन सेल्स डिप्राइव्ड ऑफ फूड, जिनको खुराक नहीं मिली होती, डिप्राइव का लफ्ज़ मतलब है कि महरूम हो जाना, जो खुराक से महरूम हो जाते हैं, स्टार्ट टू डाई, वो मरना शुरू कर देते हैं। टिश्यू एट फ्रैक्चर साइट, और जो टिश्यू मौजूद है फ्रैक्चर साइट पर, यानी जहाँ हड्डी टूटी है, स्वोलन, वो सूजना शुरू करते हैं और वहाँ दर्द होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास वो अलामात हैं जो हमें नज़र आती हैं आमतौर पे एट द फ्रैक्चर साइट्स, और यही इंडिकेटर्स है जो हमें बता रहे होते हैं कि लगता है ऐसा है कि उस जगह हड्डी टूट चुकी है। उसके बाद बॉडी इसको रिकवर कैसे करती है? दूसरा स्टेप क्या है? सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। तो जब भी कैलस का वर्ड आएगा, कि हम बात बार बार डिस्कस कर चुके हैं, कैलस एक ऐसे मैस को कहा जाता है जो किसी कट वाली जगह पे, जो वाउंडेड है, जो जख्मी जगह है, उसके ऊपर किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर बनने से पहले जो चीज़ बनती है वो कैलस कहलाती है। जैसे आमतौर पे स्किन पे कोई कट लगे, तो आमतौर पे स्किन पर जब कट लगता है तो स्किन बनने से पहले एक ब्लैक कलर की मैस बनती है, तो वो कैलस कहलाता है। इसी तरह प्लांट को अगर हम कट लगाएं तो आमतौर पे नॉर्मल स्ट्रक्चर बनने से पहले वहाँ एक मैस बनती है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर से डिफरेंट होती है, वो कैलस कहलाती है। तो इसी तरह जब हड्डी जिस जगह से टूटती है, सपोज मैं कहता हूँ कि जब हड्डी यहाँ से टूटी तो जहाँ हीमाटोमा बन चुका था, तो उस जगह को पहले आमतौर पे जल्दी जल्दी फिल करने के लिए एक कैलस बनाई जाती है, और वो चूँकि सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती, उसमें मिनरल डेपोजिशन कम होती है, कैल्शियम फॉस्फेट प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं हो रहा होता, इस वजह से उसको हम कहते हैं ये सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। वो हड्डी की तरह सख्त नहीं होता, और इसको बनाने में जिसका रोल है वो दो तरह के सेल हैं, फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हड्डी टूटती है तो 3 से 4 हफ्तों बाद सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन के बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन बनने से पहले यहाँ जो हीमाटोमा बना हुआ था, यानी जमा हुआ खून जो पड़ा था, उसके गंद को साफ करने के लिए, उसके वेस्ट मटेरियल को साफ करने के लिए यहाँ ब्लड आना शुरू होते हैं। ब्लड कैसे आना शुरू होते हैं? ब्लड कैपिलरीज की खासियत ये है कि आमतौर पे जो फटी थी ये दोबारा ग्रो करना शुरू कर देती है, इस जगह पे ऐसे ग्रो करना शुरू कर देती, जिसकी वजह से इस जगह ब्लड आना शुरू हो जाता है। और ब्लड के साथ आमतौर पे जो वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, वो वहाँ जो पड़ा हुआ गंद है, जो वेस्ट मटेरियल ऑफ डेड सेल्स है, वेस्ट मटेरियल ऑफ क्लॉटेड ब्लड है, उसको साफ कर देते हैं। यानी पहला स्टेप क्या है?
सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन में कि नई ब्लड कैपिलरीज बनना शुरू होंगी, जिसकी वजह से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, और ब्लड अपने साथ जो वाइट ब्लड सेल लेके आता है वो वहाँ मौजूद वेस्ट डेब्रिस कहते हैं, वेस्ट मटेरियल को, गंद वगैरह को, आमतौर पे गली सड़ी चीज़ को डेब्रिस कहा जाता है, तो उस डेब्रिस को वो साफ करना शुरू करेंगे। फिर उस जगह पे फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे। फाइब्रोब्लास्ट वो होते हैं जिन्होंने कोलेजन फाइबर, हमने जो बोन की कंपोजिशन को डिस्कस किया था उसमें जो प्रोटीन होती है वो फाइब्रोस प्रोटीन धागों की तरह की प्रोटीन्स होती है, ऐसे फाइब्रोस प्रोटीन होती है, और इस प्रोटीन का नाम है कोलेजन। तो ये जो कोलेजन प्रोटीन के धागे हैं इनको कोलेजन फाइबर्स इनको कहा जाएगा। तो ये धागे यहाँ बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन चूंकि अभी ये धागे हैं इसमें प्रॉपर डेपोजिशन नहीं हुई तो इस वजह से अभी ये सॉफ्ट रहेगा। इसी तरह ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ आना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने हड्डी को बनाना स्टार्ट करना है। तो शुरू में जो हड्डी बनती है वो कमज़ोर होती है, इस वजह से उसमें इतनी हार्डनेस, उसमें प्रॉपर डेपोजिशन नहीं होती। तो फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर बनाते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी को बनाना स्टार्ट करते हैं। माइग्रेट इनटू द फ्रैक्चर टाइप, अब इन दोनों ने माइग्रेशन स्टार्ट करनी है जहां हड्डी टूट चुकी है। एंड बिगेन टू कंस्ट्रक्ट, और हड्डी वो बनाना शुरू करेंगे। फिर जिस वक्त सॉफ्ट कैलस बन जाती है, अगला स्टेप क्या है कि उसको हार्ड करना, उसको बोन्स में कन्वर्ट करना है। तो हमने डिस्कस किया है जो प्रॉपर बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट, और ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल को कहा जाता है। ठीक हो गया। तो आमतौर पे जो ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट नई बोन्स को बना रहे होते हैं, जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं जो पुरानी बोन का जो चूरा चूरा वहाँ पड़ा होगा, या आप कह सकते हैं प्रॉपर जो पीसीज जो बोन्स के टूटने से वहाँ आमतौर पे अगर पड़े हों तो ये उनको डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आमतौर पे यहाँ कुछ कॉर्टिलेज की तरह के स्ट्रक्चर भी बनाए जाते हैं जब ये सॉफ्ट कैलस बन रही होती है। तो वो जो कॉर्टिलेज वगैरह के स्ट्रक्चर यहाँ बनता है तो ऑस्टियोक्लास्ट उसको भी क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। यानी आप ये समझ लें कि ऑस्टियोसाइट का फंक्शन है कि इस जगह को प्रॉपरली बोनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, और ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन है कि जो बोन रेमिनेंट्स हैं, जो टूटी हुई बोन्स के पीसेस हैं, या आप कह सकते हैं जो कॉर्टिलेज शुरू में बनी थी उसको डिसॉल्व करके वहां से खत्म करना, यानी उस जगह को साफ करना ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन है, और उस जगह को बोन्स में कन्वर्ट करना यह ऑस्टियोसाइट का फंक्शन है। तो ये मुसलसल माइग्रेट करके यहाँ आ रहे होते हैं और वहाँ डिवाइड करके अपनी तादाद को बढ़ा रहे होते हैं, और इनका काम ही ये है कि जो शुरू में सॉफ्ट कैलस बना था उसको बोनी कैलस में कन्वर्ट करना। अब ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये स्टार्ट आमतौर पे इंजरी के 3 से 4 हफ्ते बाद होते हैं, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, और कंप्लीट बोन्स बनने तक तकरीबन 2 से 3 महीने लगते हैं। यानी अगर हम टाइमिंग की बात करें कि बोन्स का बनना स्टार्ट कब हुआ और बोन्स मुकम्मल तौर पे बन कब गई, तो बोन फॉर्मेशन बिगेन टू 3 to 4 वीक्स आफ्टर इंजरी। तो यहाँ वीक्स लिखा हुआ है, अक्सर स्टूडेंट ये वीक्स का वर्ड की जगह मंथ के साथ कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो बोन फॉर्मेशन बिगन टू 3 to 4 वीक्स आफ्टर द इंजरी एंड कंटिन्यूज, और ये मुसलसल जारी रहता है अंटिल अ बोनी यूनियन इज फॉर्म, जब तक बोन मुकम्मल तौर पे बन नहीं जाती। 2 to 3 मंथ लेटर, तकरीबन 2 से 3 महीने इसमें लगते हैं। अच्छा, उसके बाद आमतौर पे आपने देखा होगा कि जिस तरह हम एक घर तामीर करते हैं तो पहले घर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आती है फर्निशिंग का टाइम, और फर्निशिंग बेसिकली घर को प्रॉपरली सजाती है, ठीक है, घर को अच्छी तरह रहने के काबिल बनाती है। तो 2 से 3 महीने तो लग जाते हैं बोन्स के बनने में कि मकान तैयार हो गया। अब उसकी फर्निशिंग की जाती है, बॉडी उसको इस अंदाज में मॉडिफाई करती है, इस अंदाज में चेंजेस उसके अंदर लेके आती है, इस अंदाज में फर्निश करती है कि ये बड़ी खूबसूरत लगे और जो फंक्शन है उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके। ठीक हो गया। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीमॉडलिंग। तो आमतौर पे इसको आप फर्निशिंग के मानों में याद रखेंगे तो इसमें काफ़ी सारे मटेरियल को रिमूव किया जा रहा होता है, काफ़ी सारे मटेरियल को ऐड किया जा रहा होता है, तो करके जो आखिरी स्ट्रक्चर बनता है वो बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है जब हड्डी टूटी थी उससे पहले जो मौजूद था, और वो उसी तरह काम करता है जैसे वो शुरू में काम किया करता था। तो रीमॉडलिंग में क्या होता है
कि जब काफ़ी सारे महीने गुजर जाते हैं, जो बोनी कैलस इज रीमॉडल्ड, उसको मज़ीद फर्निश किया जा रहा होता है बाय द एक्सेस मटेरियल, काफ़ी सारे मटेरियल के ज़रिए से ऑन द आउटर साइड ऑफ बोन, जो बोन्स वगैरह के बाहर ऐड किया जाता है। जो फाइनल स्ट्रक्चर है, यानी जो हतमी स्ट्रक्चर बनता है, रिजेंबल विद ओरिजिनल, वो पहले की तरह का बनता है, एंड रिस्पॉन्स सिमिलरली, और उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे पहले हड्डी रिस्पॉन्ड किया करती है। तो ये हमारे पास 4 स्टेप हैं। हीमाटोमा फॉर्मेशन जस्ट सिम्टम्स को शो करता है कि वहाँ क्या क्या होगा जो ही हड्डी टूटती है, जो हमें बता रहा होता है कि हड्डी टूट चुकी है, जो हमें बता रहा होता है कि वहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं। उसके बाद ये दोनों जो पॉइंट हैं ये शो करते हैं कि बोन्स कितने अरसे में बनेगी, और ये आप कह सकते हैं फर्निशिंग, ये बोन को दोबारा फर्निश करेगा। तो इस तरह ये आमतौर पे जो फेजेस ऑफ बोन रिपेयर है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। तो हर स्टेप एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है, और इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये रिडक्शन वाला टॉपिक है। तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी तैयार करना, और जो इसमें फिगर्स हैं, यानी जैसे हमने कहा कि आफ्टर इंजरी 3 to 4 वीक्स ये स्टार्ट होती है बोन फॉर्मेशन, और 2 to 3 मंथ में कंप्लीट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हीलिंग टाइम आपको याद होना चाहिए, तकरीबन 8 से 12 हफ्ते जो हमने कहा, फिर याद होना चाहिए कि ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिव के अंदर, MCQs के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वजह से इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।